नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हमारे देश में फिलहाल सुर्खियों में है यूजीसी। यूजीसी सुर्खियों में है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है यूजीसी रोल बैक, शेम ऑन यूजीसी। आफ्टर ऑल यूजीसी क्या है, क्या किया है, क्यों शर्मिंदा होना चाहिए यूजीसी को? देश विरोधी या देश तोड़ने वाली संस्था के रूप में इसे क्यों ट्रोल किया जा रहा है? क्यों इसके साथ में विद्यार्थियों का गुस्सा सड़कों पर फूटकर उतर रहा है? क्यों सवर्ण समाज इसे अपने खिलाफ मान रहा है? क्यों भारत सरकार को, फिलहाल मोदी सरकार के विरोध में जनता सड़कों पर क्यों उतर रही है? क्यों सवर्ण जाति मोदी सरकार के खिलाफ बयान देती जा रही है कि आपके साथ खड़े रहने की अगर यही सजा है तो फिर बेहतर है कि हम आपके साथ आज ही छोड़ दें? क्यों सवर्ण जाति इतना ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ बौखला कर सामने आ गई है? आज के सेशन में जानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इस समय देश में एक ही चीज चल रही है कि इक्विटी कमेटी अब्यूज ऑफ पावर, यूजीसी रोल बैक। यूजीसी ने ऐसा क्या कहा है? क्यों यूजीसी को शेम ऑन कहा जा रहा है? यहां पर सवाल बार बार यही किया जा रहा है कि इवन आफ्टर मैसिव नेशन वाइड आउटरीच, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट एंगर एंड एकेडमिक रेजिस्टेंस, द कंट्रोवर्शियल यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स आर स्टिल इन प्लेस। लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि इतने विरोध के बावजूद भी यूजीसी ने सवर्ण जाति, जो कि सड़कों को जाम करने कभी रास्तों पर नहीं उतरती, तोड़फोड़ करने के लिए कभी सड़कों पर नहीं होती, देश की अर्थव्यवस्था में महती भूमिका निभाती है, आज उसे प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो यह सोची समझी वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति इसलिए क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और जहां पर सवर्ण बनाम ओबीसी एससी एसटी करके राजनीतिक दल पहले भी अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करते आए हैं। आज अमित शाह जी ने एक तरह का चुनावी बिगुल उत्तर प्रदेश में अपने भाषणों से बजा ही दिया है। तो क्या इसका उद्देश्य जाति की राजनीति करके राजनीतिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के अंदर फायदा लेने की कवायद है? इस विषय पर हमारे बहुत से छात्रों ने हमारे हाल ही के प्रीवियस कुछ सेशंस में इस विषय के ऊपर हमसे इस बारे में बात करने की मांग की। हमने इस विषय पर आपके लिए इस पूरे विषय को, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या सरकारी पक्ष है, क्या सरकार का विपक्ष है, सारी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल 2026 सुर्खियों में है। ध्यान से समझिएगा, बात रूल्स की हो रही है, कोई कानून नहीं बना है। रूल और कानून में क्या अंतर है? कानून बनाने के लिए आपको संसद से बिल को पास कराना होता है। कानून बनता है तो संसद की स्वीकृति लगती है। यहां पर एक संस्था यूजीसी, अब ये यूजीसी क्या है? अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो आपको यूनिवर्सिटी को जिस संस्था ने मान्यता दी हो कि तुम यूनिवर्सिटी कहलाओगी, वो यूजीसी होती है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी को ये कहती है कि हाँ भैया, तुमको ग्रांट कर रहे हैं कि तुम यूजीसी, तुम यूनिवर्सिटी हो, तुम्हारी डिग्रीज को हम मान्यता देते हैं। तुम्हारे लिए अगर प्रोफेसर चाहिए तो उनका परीक्षा, कॉलेज का लेक्चरर चाहिए तो उसकी परीक्षा के लिए ये नेट का एग्जामिनेशन लेते हैं। इस तरह का एक संस्थान देश के अंदर, जैसे गवर्निंग बॉडीज स्टॉक मार्केट में सेबी काम कर रही है, बैंकों के लिए आरबीआई काम कर रही है, ऐसे ही हायर एजुकेशन के अंदर एक गवर्निंग बॉडी के तरीके से यूजीसी काम करती है। भारत सरकार के अधीन काम करने वाली यूजीसी, यूजीसी एक्ट 1956 के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी। 1956 एक्ट से इसे पावर मिलती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे इनॉग्रेट 1953 में किया था, लेकिन उसके बाद में इसे एक विधिक संस्था की दर्जा मिली 1956 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस कमीशन के अंदर स्टेटरी बॉडी होने के नाते देश की यूनिवर्सिटीज में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, इनको लेकर यह समय समय पर अपनी गाइडलाइंस देती रहती है। आसान भाषा में, अगर किसी संस्था के पास यह शक्ति हो कि वो ये निर्धारित कर पाए कि किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मान्यता रहेगी, ये पावर अगर उसके पास है, तो वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए कुछ नियम बनाती है। और ऐसे ही हाल ही में इसने एक नियम बनाए हैं और उन नियम को नाम दिया गया है एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल 2026। इसके नियमों की पालना ना करने पर क्या पनिशमेंट है वो पहले जान लीजिए। इसके नियमों की पालना ना करने पर कॉलेज बंद हो सकता है, उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है, या फिर जिन
छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, क्योंकि यहां पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल है। तो जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है उनकी डिग्रीज हॉल्ट पे जा सकती हैं, उन्हें कॉलेज की डिग्री और यूजीसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है। एक प्रकार से समझिए कि ग्रेजुएशन की डिग्री में उन्हें और बाद में सरकारी नौकरी या यूजीसी द्वारा आयोजित कोई भी पात्रता परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। तो यूजीसी ने एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स क्या बनाए हैं, नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। अब इन रूल का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, रूल की कहानी और उसके पीछे की पटकथा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको याद होगा हमारे देश में दो बड़े मामले हुए हैं, बहुचर्चित मामले हुए हैं। हालांकि हमारे देश में हर घंटे के अपराध होते हैं, हर घंटे से कोई ना कोई अपराध हो रहा है, कुछ लिखे जा रहे हैं, कुछ नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ अपराध या कुछ घटनाएं या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुचर्चित हो जाते हैं। उनमें से दो बहुचर्चित मामले, उनमें एक है रोहित वेमुला और एक है पूजा ताड़वी। ये दो मामले देश के अंदर राजनीति में बहुत बड़ा स्थान ले गए। रोहित वेमुला का मामला वर्ष 2016 का है, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाला एक छात्र था, पीएचडी कर रहा था। अपने कमरे के अंदर इसकी आत्महत्या होती है और यह व्यक्ति मरने के बाद जब मुद्दा बाहर निकल कर आता है तो पता चलता है कि इसकी मृत्यु के बाद, मतलब इसकी मृत्यु के पीछे कारणों में जातिगत भेदभाव एक बड़ा कारण पाया गया था। हालांकि बाद की रिपोर्ट्स में कुछ जानकारियां निकल कर आई कि इसने ऐसा नहीं कहा था, इसके आत्महत्या में कहीं भी इस तरह की जानकारी नहीं थी, इस नोट में कोई जानकारी नहीं थी। तमाम प्रकार की राजनीति हुई, यहां तक जानकारी बाद में निकल कर आई कि यह व्यक्ति ऐसी था ही नहीं, ये फेक ऐसी सर्टिफिकेट के साथ था। इस तरह का भी मार्केट में न्यूज का इंफॉर्मेशन रहा। हालांकि हमारे देश के प्रमुख विवादों में रोहित वेमुला का मामला रहा। दूसरा मामला था पायल तड़वी का मामला। पायल तड़वी मुंबई के अंदर बीवाई नायर अस्पताल जो है उसके अंदर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पीजी कर रही थी। वो भी अपने कॉलेज में हॉस्टल रूम के अंदर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। उसके पीछे भी परिवारजनों का आरोप लगा कि उसके जो 3 सीनियर थे वो उसे जाति के आधार पर, क्योंकि तड़वी अनुसूचित जनजाति में आती हैं, तो उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। यह मामला भी हमारे देश के बड़े मामलों में रहा और इसके चलते 3 वरिष्ठ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया और उन पर रैगिंग और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इन दो मामलों के बाद में, क्योंकि एक मामला 2019 का है और एक मामला 2016 का है, तो यह मामला उठा कि कॉलेजेस के अंदर बच्चों के साथ जाति के आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो कॉलेज कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार बॉडी यूजीसी से कहा गया कि आप कॉलेजेस के अंदर भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ रूल्स क्यों नहीं बनाते। अगर कॉलेजेस में भेदभाव होता है तो उनको दूर करने के लिए कॉलेज में, ताकि अनुशासनात्मक स्तर पर कार्रवाई हो सके, लोगों को रोका जा सके, इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाते, कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाते। यूजीसी से डिमांड किया जाना शुरू हुआ। यह मामला उठते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। 2019 में मामला हाईलाइट होता है। परिसर के अंदर भेदभाव को लेकर के कि जो कॉलेज कैंपसेस हैं उनमें भेदभाव ना हो, इसके लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट इसे बेहद संवेदनशील मामला मानता है और यूजीसी से कहता है कि आप इस भेदभाव को रोकने के लिए कोई रूल बनाकर लेकर आइए। यूजीसी अपनी तरफ से वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट को बताती है कि हमने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए जाति के आधार पर भेदभाव ना हो या फिर इंसल्ट ना हो, उसके लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार कर लिए हैं। यानी वो उपबंध बना लिए हैं जिन्हें लागू करते ही हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाति के आधार पर हो रहे इन भेदभावों को रुकवा सकेंगे। यहां पर एक तथ्य जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि हमारे देश में जातिगत भेदभाव सवर्ण के द्वारा ही अदर जातियों का होता हो ऐसा नहीं है। हमारे देश में जातिगत भेदभाव सेम जाति में भी होता है। इवन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में भी स्तरीकरण हो रखा है। अनुसूचित जनजाति के अंदर भी एक जाति अपने आप को दूसरी जाति से श्रेष्ठ समझती है। हमारे देश के अंदर अनुसूचित जातियों में भी इसी तरह की श्रेष्ठता का भाव पाया जाता है। यही कारण है कि फिलहाल सरकार सब डिवीजन करने के बारे में प्लान कर रही है, कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन के बारे में प्लान कर रही है, कैटेगरी के अंदर सब क्लासिफिकेशन के बारे में प्लान कर रही है कि कुछ कैटेगरी के अंदर भी अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं। जातिगत श्रेष्ठता का जिनमें भाव है वो अपने से निम्नतर जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन यूजीसी ने इसे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट करते हुए 4 भागों में, एससी एसटी ओबीसी और जनरल, इन 4 भागों में समझा और इसने जो रूल ड्राफ्ट तैयार किए उनमें यह तय किया
कि जनरल और ओबीसी वर्सेस एससी और एसटी, लेकिन ओबीसी के लोगों ने कहा कि हमारे साथ भी जातिगत भेदभाव होता है और ऐसी स्थिति में अगर हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है तो हमें भी रूल्स में इनके साथ रखा जाए, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल, यानी कि जनरल कास्ट के द्वारा इन तीन जातियों के साथ भेदभाव होता है। यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह के भेदभाव होते हैं तो यूजीसी एक रूल लेकर आती है कि सवर्ण जाति के छात्रों के द्वारा अगर इन तीन लोगों के साथ या इन तीन जाति के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव होता है तो उनके खिलाफ शिकायत कराई जा सकती है। ये वो रूल थे। फरवरी 27 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए गए। अप्रैल 25 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दी कि हां ठीक है, कर दो अगर आप बनाकर ले ही आए हो। और जनवरी 14 को यूजीसी ने इसका बम फोड़ दिया कि लो साहब हम लेकर आ गए। अब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर कहीं भी यह पाया जाता है कि वो जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उस डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर पनिश किया जा सकेगा। इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का विधान बनाया गया कि कॉलेजेस में कैसी कैसी बॉडीज बनेंगी, क्या तरीका होगा, ऑम्बुड्समैन क्या होगा, शिकायतें कब होंगी, कहां होंगी, ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। इसके संस्थागत रूप में ही सबसे पहली दिक्कत निकल कर आई। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात पर कि सवर्ण ही जातिगत आधार पर विभेद कर रहा है, यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है। यूजीसी के पास ऐसा कौन सा लिटमस पेपर है जिससे वो यह जांच पा रहा है कि जनरल कास्ट के बच्चे ने ही ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भेदभाव किया है। यह कैसे सिक्योर नहीं कर पाओगे कि ओबीसी भी जनरल के एससी, एसटी के साथ भेदभाव कर सकता है। रिवर्स इसका भी है कि क्या यह सुनिश्चित कर पाओगे कि जो ब्राह्मण्स हैं या सवर्ण हैं, जो सवर्ण जाति के अंदर वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, कायस्थ भी हैं, इन लोगों के साथ जैन भी हैं, इन लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या इनके साथ कोई ऐसी टीका टिप्पणी या इनके साथ कोई विभेद या इनको जैसे कश्मीर में पंडितों को निशाना बनाया गया ऐसे करके निशाना नहीं बनाया जा रहा है। इसका यूजीसी के पास क्या अपडेट है? क्योंकि जेएनयू की दीवारों पर हाल ही में एक सुर्खी काफी चर्चा में रही थी जहां ब्राह्मणों के खिलाफ बयान लिखे गए थे। बीएचयू की दीवारों पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी गई थी। तो ऐसी स्थिति में यूजीसी ने इन रूल्स को बनाते समय, और ये कानून नहीं है, एक संस्था के द्वारा बनाए गए रूल हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में, और उन रूल्स को अप्लाई करा दिया गया है। और ऐसे में यहीं से विवाद होना शुरू होता है। देश के अंदर पूरी तरह से एक बहस छिड़ जाती है कि पहले समानता के नाम पर कॉलेजेस के अंदर, एडमिशन के अंदर, मेरिट्स के अंदर, नौकरियों के अंदर समानता के नाम पर आरक्षण दिया गया। आरक्षण के बाद में अब उनके साथ में अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो इस भेदभाव से विरोध नहीं है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन भेदभाव की दुर्भावना के विरुद्ध अगर किसी को केवल टारगेट किया गया, क्योंकि अब जनरल कास्ट माइनॉरिटी रहेगी, और अगर ऐसे में अगर उसको टारगेट करके उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया तो उससे बचने का उपबंध क्या है? सवाल यह नहीं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सवर्ण, सवाल यह है कि यह रूल ऐसी स्थिति में कि जब इन कानूनों का उपयोग सवर्ण के विरोध में किया गया या सवर्ण के खिलाफ उसे फंसाने के लिए, एक फैकल्टी, एक लेक्चरर जिससे आपको नहीं समझ में आ रहा, उसने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया कॉलेज में, आप उसके खिलाफ यह कानून लागू करवा देते हैं। कोई छात्र जो बहुत अच्छा एकेडमिक्स में कुछ कर रहा है, उसके खिलाफ आप इस तरह की डिग्री, इस तरह का बयान दे देते हैं कि साहब ये सवर्ण जाति से है और इसने फला फला छात्र के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया। यूजीसी के रूल में सवर्ण जाति के जो छात्र पढ़ रहे हैं या शिक्षक जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर इस रूल का उपयोग हुआ तो उस रूल से बचाव के लिए क्या दिया गया है? सबसे बड़ी बात यहीं से बहस के रूप में छिड़ी शुरू होती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ साथ ओबीसी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल हो गए हैं, अर्थात बराबरी के अवसर में शामिल करते करते अब यहां पर समानता का अवसर लाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन में रिवर्स ट्रीटमेंट हो जाएगा। समानता के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन केवल यही कर रही है, समानता के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन केवल जनरल कास्ट करती है, यह सिद्धांत था स्थापित करने की जो परिपाटी यूजीसी ने बनाई, और उसके विरोध में
कैंपस में स्ट्रक्चर के नाम पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर, इक्विटी हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई। छात्रों को कहा गया कि वो ऑनलाइन तरीके से भी इस पर शिकायत कर सकते हैं। बकायदा इसको डिफाइन किया गया, इम्प्लिसिट, इनडायरेक्ट इंपैक्ट, सब तरह की इसके अंदर स्ट्रक्चरल चीजें कही गई। कहा गया कि कोई व्यक्ति इसमें आसानी से कंप्लेंट कर पाएगा। इसके बाद कमेटी 24 घंटे के अंदर मिलेगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, 7 दिन के अंदर एक्शन हो जाएगा, और अगर कोई एक्शन नहीं होता तो सीधा ऑम्बुड्समैन के पास जाकर शिकायतों का निपटान किया जाएगा। और अगर ये नॉन कंप्लायंस कर देती हैं यूनिवर्सिटीज, तो उन्हें यूजीसी की स्कीम से, डिग्री प्रोग्राम से, ऑनलाइन कोर्सेज से और इवन यूजीसी के रिकॉग्निशन से बार कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये मानने से इनकार कर दे तो उन्हें इससे पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। बवाल सारा यहीं पर है कि यहां समानता लाने के नाम पर पहले ही हमारे देश में इतने सारे संवैधानिक उपबंध हैं, कॉलेज में एडमिशन, नौकरी, और इनके साथ साथ अब समानता के नाम पर आप ओबीसी, एससी, एसटी साथ में अगर पढ़ रहे हैं और उस समय पर डिस्क्रिमिनेशन की अगर कोई झूठी शिकायत भी हो जाती है कि इसने जातिगत टिप्पणी की है, तो फिर आप उसका क्या बचाव देंगे। इसी के खिलाफ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर 4 जातियों की तरफ से ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा, वैश्य संगठन और करणी सेना ने मिलकर समाज सर्व सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का गठन किया है और सरकार को अपनी तरफ से यह बात लिखकर दी है कि शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं होता तो वह कॉलेज के अंदर ऑम्बुड्समैन के पास जाकर अपील कर सकता है। अगर यह घटना टारगेटेड होने लगी और इस टारगेटेड घटना में इस तरह के उदाहरण कि ब्राह्मणों तुम्हारी कब्र खुदेगी, इस तरह के उदाहरण दिखने लगे या फिर सवर्ण समाज के खिलाफ बयान दिखने लगे, तो क्या करेंगे। जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कश्मीर में हुआ, जेएनयू की दीवारों पर, बीएचयू की दीवारों पर जो लिखा दिखा, अगर ऐसी घटनाएं रिपीटेटिव होंगी तो फिर इसका क्या करोगे, बचाव क्या है। इसके चलते सवर्ण समाज, अच्छा सवर्ण समाज के साथ एक मुसीबत क्या है, यह हमेशा से, क्योंकि व्यापारी समूह रहा है, पढ़ा लिखा समूह रहा है, तो इनकी एक बायस हमेशा से रही बीजेपी के साथ। शुरुआत में बीजेपी के बारे में एक टैगलाइन हुआ करती थी कि ये सवर्ण की पार्टी है, सवर्ण समाज की पार्टी है। लेकिन बीजेपी आजकल, क्योंकि सवर्ण समाज तो ज्यादा स्मार्ट हो गया, नौकरी पा गया, धंधे में घुस गया, बढ़िया से उसको लग गया कि हाँ भाई विदेश भी जा सकते हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज पढ़ लिख करके निकल गया, तो सवर्ण समाज वोट बैंक नहीं बचा। बीजेपी को लगा कि सवर्ण के साथ लेकर के कौन सा चुनाव जीता जा सकता है, जातिगत राजनीति में ना घुसा जाए तब तक कैसे फायदा होगा। बस यही बात यहां पर अब लोग प्रतिक्रिया में दे रहे हैं कि आप अगर भाजपा को ये ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं कि ये हमारा ग्रांटेड वोटर है सवर्ण समाज, और आप उसके वोट को काउंट, वैसे ये सवर्ण समाज को भी खुद से सोचने वाला प्रश्न है कि कहीं ये इस वजह से तो नहीं कि आपके वोट का असर कम हो गया हो। 140 करोड़ में से 43 करोड़ के आसपास हमारे देश के अंदर 1/3 आबादी लगभग सवर्ण समाज की है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं केंद्र सरकार आसानी से कर पा रही है, 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार केवल इस बात को करके परीक्षण कर रही है, गेज गार के डाल डाल के देख रही है किसी को दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, तो एक बड़ा सवाल होता है। ऐसे में सरकार को आवश्यकता है कि यह तरीका, जिसके माध्यम से पहले भी एक मामला हुआ था, आपको शायद याद हो, एट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी केंद्र सरकार को कि बहुत से झूठे मुकदमों में एससी एसटी वाद के अंदर लोगों को फंसाया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ ऐसा उपबंध करिए कि शिकायत की वेरिफिकेशन हो, उसके बाद में ही गिरफ्तारी हो। लेकिन उस मामले में एससी एसटी समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया, सरकार दबाव में आई और दबाव में आकर के पुरानी वाली ही जो लाइनें थी वो लागू कर दी गई कि एससी एसटी अगर झूठे मुकदमे भी लगाते हैं तो फिर गिरफ्तारी तय की जानी चाहिए। अर्थात दबाव की राजनीति अगर प्रेशर ग्रुप बनकर जातीय समूह करने लगे तो ये देश ये भूल जाए कि ये तरक्की की राह के लिए आगे सोच रहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या कर दिया, चाइना हमारी जमीन दबाकर बैठ गया, पाकिस्तान ने हमारे इतने राफेल गिरा दिए। ये जो खबरें हैं ये खबरें केवल फिर खबरें ही रह जाएंगी, क्योंकि देश में अगर जाति के आधार पर ही लड़ने की व्यवस्था शुरू हो गई और कॉलेज के स्तर पर जहां पे लोग एक साथ रहना सीखते हैं, अगर आप उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का बीज डालकर पहले से भेजेंगे कि सुनो अगर ये लड़का टॉपर है और ये सवर्ण जाति से आता है, सुनो इसको 2 मिनट में गिरा सकते हैं। बोले तरीका क्या है, बोले जाओ बस शिकायत कर दो, वो इक्विटी कमेटी घूम रही है, वो 4 लड़के घूम रहे हैं, उनको बता दो कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, वो कर देंगे। और राज्य के आपको पता है यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आजकल इलेक्शंस होते हैं और ऐसे में इलेक्शन के अंदर गुटबाजी होना शुरू हो जाएगी और ऐसे में फिर टारगेट करके लोगों के खिलाफ इसकी दुरुपयोग किया जाएगा। इसी के चलते समाज के कई सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया, करणी सेना के द्वारा,
फिर सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे जी, हालांकि सरकारी पक्ष तो नहीं रख रहे थे, अपना पक्ष रखते हुए आए कि ये वही सरकार है जिसने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया था। तो 10% का आरक्षण गिना करके आज के कृत्य को ठीक ठहराने वाले सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इनको जनता ने खूब बढ़िया से ट्रोल किया। लोगों ने इनसे खूब सवाल पूछे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान तो मत दीजिए, संविधान में जो लिखा है वो तो उपलब्ध है ना अभी तक, यूजीसी रूल बना करके ये कहां से ले आती है? क्योंकि दुबे साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं चिंता मत करिए, सवर्ण जाति के ऊपर भी ये लागू होगा। लोगों ने उनको रूल दिखाया कि साहब ये एससी एसटी और ओबीसी पर ही लागू हो रहा है, इसमें सवर्ण की कहीं बात नहीं लिखी है। इस तरीके से मिथ्या धारणा फैलाकर आप घटना को ना गुमराह करें। कुल मिलाकर सरकार के ऊपर इस समय ये विचारने का समय आ गया है कि सरकार विचार करे कि इस तरह की तथ्यात्मक त्रुटियां हैं या फिर ये जानबूझकर किए गए प्रयास हैं ताकि समाज में विभाजन हो और ज्यादा अच्छे से केंद्र सरकार हितैषी दिखे, सवर्ण विरोधी दिखे। क्योंकि सवर्ण तो अल्टीमेटली वोट बैंक है ही भाजपा का। उन्हें लगे कि देखिए केंद्र सरकार कितनी अच्छी है, तो ओबीसी एससी एसटी के लिए इस तरह के कानून को रखना चाहती है जिससे कि वो समाज ये संतुष्ट रहे कि समानता को लाने के लिए कितनी जबरदस्त तरीके से मेहनतें की जा रही हैं। समाज में कोई भी कानून वाकई में इंटेंशन अगर सही रख करके लाया जाए तो उसका सही लाभ भी होता है। आज आप प्रभावित हैं, कल कोई और प्रभावित होगा। आज मैं प्रभावित हूं, कल तुम प्रभावित होंगे। यह बात ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आज समाज को इस आईने से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि क्या वाकई में हमें इस विषय के ऊपर संघर्ष की आवश्यकता है या फिर हमें एकजुट होकर के राजनीतिक दलों के द्वारा जाति के आधार पर की जा रही इस लड़ाई से हमें बचने की आवश्यकता है। देश में जाति के आधार पर लड़ाने वाली ताकतें, देश की तरक्की को रोकने वाली ताकतें सदैव सक्रिय रहती हैं। आवश्यकता है कि सरकार भी इस बात को समझे, हमारा समाज संगठित होकर के आज ये विषय केवल और केवल दलित वर्सेस जनरल का नहीं है कि सर्व समाज एक साथ इकट्ठा होकर के इस विषय में सरकार से इस बारे में रिक्वेस्ट करे कि आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है, समाज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की जो लाइन है ये हमारे देश में आज अगर इस तरह की पैरवी की जाना शुरू हुई कि हां ये सही तरीका है, अगर इस बात को भड़काते हुए समाज के अंदर से कुछ वो लोग बाहर निकल कर आ जाएं जो कहने लगे कि एससी एसटी ओबीसी इस बात पर प्रदर्शन करने लगे कि नहीं हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा कानून है, इस तरह से देश के अंदर दो प्रकार के विभाजन हो जाएंगे। जाति के आधार पर देश को टूटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह हम सबको समझने की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप किसी भी जाति वर्ग से संबंध रखते हो। उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी समझ में आई हो। आज हमने आप लोगों